हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सभी का आरएएस अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं माया बागड़ी। आज से हम राजस्थान की सभी परीक्षाओं की तैयारी ओनली आरएएस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करते हैं और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर विषय की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करवा सकूं, कंटेंट समझा सकूं और हम इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज से हम राजस्थान का सामान्य परिचय स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहूँगी कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरे हर विश्वास को मैं सच करके दिखाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरे सपने हर सपने को मैं सच करके दिखाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा है। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त क्या कहा है? ब्रह्मावर्त। और रामायण में वाल्मीकि जी ने मरुकांतार कहा है। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है। और रामायण में वाल्मीकि जी ने क्या कहा है? मरुकांतार कहा है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख, जो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर हमें मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ मिलता है? सिरोही में। उसमें हमें मिलता है कि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अंदर जो है वो राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए। किस शब्द का? राजस्थानी आदित्य शब्द का। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो जॉर्ज थॉमस थे। जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिसने हमारे राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इस राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से हमें पता चलता है। यह पुस्तक किसकी थी? मिस्टर जॉर्ज थॉमस की, ठीक है। तो ये बुक तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस की, लेकिन इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन जो है वो विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में किया था। डाउट है थोड़ा, यहाँ पे डाउट हो भी सकता है क्वेश्चन में कि जो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है वो बुक तो जॉर्ज थॉमस की है, लेकिन इसका प्रकाशन एक अलग व्यक्ति ने किया है, वो भी 1805 में। कौन था वो? विलियम फ्रैंकलिन। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो बुक है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। ये बुक दी गई है साइड में, ठीक है। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान शब्द का राजस्थान के लिए प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? कर्नल जेम्स टोड ने। किसमें किया और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कर्नल जेम्स टोड की बुक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बुक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक से हमें जानकारी मिलती है कि कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं राजस्थान की स्थिति, ठीक है। तो राजस्थान जो है वो पूरे विश्व में अगर हम देखें, पृथ्वी के ग्लोब पर हम देखें कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर पूर्व दिशा में। ये देखो यहाँ पे है राजस्थान, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में, ठीक है। अगर हम एशिया में देखें, ये है एशिया, ठीक है। अगर हम एशिया में देखें कि राजस्थान एशिया में कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान एशिया में पड़ता है दक्षिण पश्चिमी दिशा में। ये यहाँ पे है राजस्थान। ये देखिए इसमें
ये यहाँ पे है राजस्थान। ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है दक्षिणी पश्चिम। ठीक है। और भारत में देखें कि राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, तो उत्तर पूर्व। तीनों ही जगह राजस्थान की स्थिति बदल रही है। एशिया में हमने देखा उत्तर पूर्व था, नहीं, पृथ्वी के ग्लोब पर हमने देखा उत्तर पूर्व था। एशिया के अंदर हमने देखा कि एशिया में कहाँ पे पड़ती है, एशिया में हमने देखा दक्षिणी पश्चिमी दिशा है। ठीक है। ये देखिए, ये एशिया है, ये एशिया का मानचित्र है, यहाँ से हमें पता चल रहा है दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है। फिर हमने देखा कि भारत में कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस राजस्थान की नॉर्मल परीक्षाओं में तो मुश्किल आने, लेकिन कई बार आ भी जाते हैं। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी दे देता है। विश्व ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में है। क्या पे है? विश्व ग्लोब में जो राजस्थान है वो उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या बोला जाता है? ईशान कोण। ये भी ऑप्शन में आ सकता है। एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी दिशा, लेकिन उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। ठीक है। भारत में उत्तर पश्चिमी, भारत में कौन सी दिशा में है? भारत के नक्शे में अगर हम देखें कि राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पश्चिमी दिशा में, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? वायव्य कोण। वायव्य कोण बोलते हैं उसको। उत्तर पूर्व को ईशान कोण, दक्षिणी पश्चिमी को नैऋत्य कोण, उत्तर पश्चिमी को वायव्य कोण। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी देखिए, अक्षांश की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं? तो अक्षांश, जो इस ग्लोब पे ये आड़ी रेखाएं दी गई है ना, ऐसे, इन्हें बोलते हैं अक्षांश। ठीक है। और जो ये खड़ी रेखाएं दी गई है ऐसे, इन्हें बोलते हैं देशांतर। जो ये खड़ी वाली रेखाएं हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर, और जो ये आड़ी वाली रेखाएं हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश। तो जो अक्षांश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतर की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि ऐसे है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। और अगर हम ऐसे देखें तो ये वाला उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। तो उत्तर पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश, उत्तर से पूर्व की मध्य जो ये ग्लोब है इसके ऊपर जो ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण जो ये छोर है, जैसे ये वाला छोर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लाइन है ऐसे खींची गई हैं। 1 मिनट हो गया। जो ऐसे खड़ी रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब के मध्य, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर देशांतरीय रेखाएं कहलाती है, खींची गई रेखाएं। और इनके बीच में दूरी, तो अक्षांश से दूरी की गणना या देशांतर से समय की गणना होती है। अक्षांश से दूरी की गणना होती है कि कौन से देश के बीच में मतलब एक दूसरे देशों के बीच में कितनी दूरी है, एक दूसरे अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी है, या फिर जो समुद्र के हमें पता चलता है, या फिर मैं कहाँ पे हूँ, भारत कहाँ पे है, एशिया कहाँ पे, इन देशों के मध्य जो दूरी हमें पता चलती है वो दूरी भी अक्षांश के माध्यम से ही पता चलती है, कौन से अक्षांश पे क्या है। ठीक है। और देशांतर से हमें समय की गणना होती है कि कौन से देशांतर पे कितना टाइम है, 0 डिग्री देशांतर पे कितना टाइम है, 5 डिग्री देशांतर पे कितना टाइम है, 10 डिग्री देशांतर पे कितना टाइम है, ऐसे ही हमें पता चलता है।
इन्हीं के माध्यम से हमने टाइम जोन का पता चलता है, इन्हीं के माध्यम से हमें दूरी का पता चलता है। ठीक है, तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कि ग्लोब पर जो है वो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179। कितनी है? 179। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181। 181। ग्लोब पर कुल देशांतर कितने हैं, 360 है। ग्लोब के ऊपर हम अगर कुल देशांतरों की संख्या देखें तो 360 है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी पूछे तो 111.13 किलोमीटर, और दो देशांतरों की मध्य अगर दूरी पूछे तो 111.32। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए कि जो ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, इनको हम कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो जो 0 डिग्री की रेखा है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री की जो ये भूमध्य रेखा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यही वाली, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के तरफ जो ये रेखा है, और जो ये दक्षिणी अक्षांश की तरफ रेखा है 23.5 डिग्री, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसे मकर रेखा कहते हैं। और इनके जो बीच का क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। ठीक है, उसके ऊपर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वर्त तक जो ये बीच का क्षेत्र पड़ता है उसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उससे ऊपर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव के बीच में अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो उसका नाम है उत्तरी शीत कटिबंध। ये उत्तरी शीत कटिबंध में आता है। यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, 6 महीने में दिन और 6 महीने में रात होता है। जब पृथ्वी घूमती है तभी होगा। ठीक है, और नीचे की साइड में देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे अंटार्कटिक वर्त है। इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये क्या है कि जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी तरफ, तो ये है दक्षिणी अक्षांश के बीच में क्या आता है? उष्णकटिबंध ही आता है। ठीक है, लेकिन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा से और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वर्त और ऊपर की तरफ क्या है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक वर्त है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे क्या है? अंटार्कटिक वर्त है। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मकर रेखा और अंटार्कटिक वर्त के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर क्या था? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पे बिंदु ही है 90 डिग्री का। ठीक है, छोटा सा ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच में क्या पड़ता है? 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से जो दक्षिणी ध्रुव है इनके बीच में क्या है? दक्षिणी शीत कटिबंध। दक्षिणी शीत कटिबंध पड़ता है। ठीक है, तो आगे का देखते हैं हम। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है उसे
प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 1 डिग्री देशांतर को जब हम पार करते हैं तो उसमें हमें 4 मिनट का समय लगता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं। जो ये रेखा दी गई है ना, ये है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है। ठीक है, और ये रेखा जो है वो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। ये रेखा है ना, ये जो है वो इससे प्रयागराज के निकट नैनी स्थान है, वहां से होके गुजर रही है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान से होके गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। तो पूछे कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम GMT। ठीक है, IST का क्या है? भारतीय मानक समय, यानी भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। वह देशांतर रेखा से पश्चिम में जाने पर समय में कमी आती है। जो ये पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा बनी हुई है, अगर इससे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो टाइम में कमी आएगी। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम में वृद्धि होगी। इसीलिए बोला गया है कि जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, क्योंकि हम तो पूर्व की तरफ हैं तो प्लस ही होगा, तो 5.5 घंटे आगे हैं। वह देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर टाइम में कमी आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। जो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसी को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश व सबसे कम त्रिपुरा में है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम पूछे तो सबसे कम त्रिपुरा में है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? मात्र 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? ओनली फॉर 26 किलोमीटर। जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से, बांसवाड़ा के अंदर एक कुशलगढ़ तहसील है, उससे वह डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। बांसवाड़ा का गांव कौन सा है? कुशलगढ़ तहसील है, और डूंगरपुर का चीखली गांव। इनसे होके जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है 21 जून को, क्योंकि 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है सूरज। इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य है वो सीधा कर्क रेखा पर चमकेगा, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो लगभग यहाँ की साइड में होती है। ठीक है, इस दिन इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकेगा, और 21 मार्च या 23 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। कब? 21 जून को कर्क रेखा पर होगा, 21 मार्च व 23 दिसंबर को
भूमध्य रेखा पर। 22 दिसंबर को कहाँ पे होता है? तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, 21 जून को सबसे लंबा दिन, बहुत लंबा दिन होता है, लगभग 13-14 घंटे का होता है, और सबसे छोटी रात वह सबसे छोटी परछाई बनती है। 21 जून को सबसे छोटी, पैरों में, लगभग पैरों में बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। इसके बाद में सूर्य जो है वो दक्षिण की तरफ आना प्रारंभ हो जाता है, ऐसे आता है। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ पे पड़ता है? तो बांसवाड़ा, क्योंकि यहीं पे है कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो सीधी किरणें कहाँ पे होगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा से होके तो गुजरता है, इसलिए बांसवाड़ा में। और तिरछी किरणें कहाँ जाएंगी? ये देखो गंगानगर में, यहाँ पे है गंगानगर हनुमानगढ़। तो सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछापन है वो कहाँ पे होगा? तो गंगानगर में। और सर्वाधिक सीधापन कहाँ पे होगा? तो बांसवाड़ा में। बिल्कुल सही है। तो 21 जून राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को होती है। ठीक है, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ पे होता है? सीधापन कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। कब पड़ता है? 21 जून के दिन। और 21 जून के बाद में सूर्य है वो दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, दक्षिण की तरफ ढलना स्टार्ट कर देता है। और कर्क रेखा पे ठंड बढ़ने लगती है, मकर रेखा पे गर्मी। इसके बाद में आती है मकर रेखा। बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। जब हम बांसवाड़ा पे तो सीधापन है ही ना, जब कर्क रेखा पे है सूर्य 21 जून को, तो उस टाइम क्या है, बांसवाड़ा के अंदर सीधा पड़ रहा है, सूर्य की किरणों का जो प्रभाव है वो सीधा है एकदम। लेकिन जब हम बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। लेकिन जब हम गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ आएंगे तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो घटता है और सीधापन बढ़ने लगता है। उसके बाद में देखते हैं मकर रेखा क्या आती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को। देखो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सीधा, ठीक है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा या रात बड़ी होती है। इसी कारण से क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पे दिन छोटे होते हैं, सर्दी होती है। लेकिन जो दक्षिणी अक्षांश होता है वहाँ पे क्या होती है, रात बड़ी होती है, नहीं, रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी होगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। 21 मार्च वसंत विषुव व 23 दिसंबर को शरद विषुव मनाया जाता है। 21 मार्च को वसंत विषुव व 23 दिसंबर को शरद विषुव को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, बीच में है बिल्कुल। ये देखो भाई साहब, सारी तरफ गर्मी ही गर्मी। ठीक है, यहाँ पे लगभग दिन और रात सेम होते हैं। ये नहीं है कि दिन बड़ा रात बड़ी, नहीं, लगभग सेम, कोई घंटे आधे घंटे का फर्क होता है।
तो 21 मार्च बसंत विषुव व 23 दिसंबर शरद विषुव के बीच में जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पे यहाँ पे सीधा चमकता है, क्योंकि ये बीच में है, ना उत्तरी गोलार्ध में है ना दक्षिणी में, बीच में है, इसलिए सब जगह क्या होगा, रात और दिन सेम होंगे। तो अब हम देखते हैं राजस्थान का विस्तार, कि राजस्थान का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जो विस्तार है वो राजस्थान के 23.3 उत्तरी अक्षांश से, जो राजस्थान का विस्तार है वो 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। राजस्थान का विस्तार 23.3 उत्तरी अक्षांश से, अक्षांशों के बीच में है ये, तो 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश व 69.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कि 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश व 69.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, ये देखो ये देशांतर थे, ऐसे ये अक्षांश थे। ठीक है, ऐसे जैसे ये है 69.30 देशांतर और ये है 78.17, इसके बीच में ऐसे राजस्थान है। ठीक है, देशांतर ये है 23, जैसे मानो 23.3 उत्तरी अक्षांश है और ये 30.12 उत्तरी अक्षांश है, इनके बीच में ये है राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान स्थित है। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, जो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है, सॉरी ऐसे, ये इसे क्या कहते हैं, ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का बिल्कुल मध्य से जाने वाला ऐसे, ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री अक्षांश। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है ऐसे बिल्कुल बीच में 74 डिग्री है पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा राजस्थान कहाँ पे है भारत में, पूर्वी देशांतर, नहीं पूरे जो ग्लोब पे पूर्वी देशांतर में पड़ता है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला है, जैसलमेर पड़ता है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछें तो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 826 किलोमीटर है। वह पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई के बीच में अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर का है। जब हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच का जो अंतर देखते हैं कि कितने किलोमीटर का अंतर है तो 43 किलोमीटर। ये हमें कैसे पता चला कि 43 किलोमीटर का अंतर है अक्षांशों से, क्योंकि 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में हमें 4 मिनट लगते हैं। वैसे हमें पता चला है कितने किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है। कोणा गांव गंगानगर है। राजस्थान का दक्षिणी गांव बोरकुंडा बांसवाड़ा। तो राजस्थान का उत्तरी गांव देखते हैं, तो उत्तरी गांव कौन सा है राजस्थान में, कोणा गांव गंगानगर। ये ऐसे राजस्थान है हमारा पतंगा का, यहाँ पे है कोणा गांव। राजस्थान का दक्षिणी गांव देखते हैं
तो बोरकुंडा बांसवाड़ा में ही। राजस्थान का दक्षिणी गांव यहाँ पे पड़ता है बोरकुंडा बांसवाड़ा। पूर्वी गांव सिलावट राजाखेड़ा यहाँ पे है धौलपुर। पूर्वी गांव सिलावट राजाखेड़ा धौलपुर में पड़ता है। और पश्चिमी गांव देखेंगे तो कटरा गांव सम जैसलमेर। पश्चिमी गांव कहाँ पे है? कटरा सम जैसलमेर के अंदर पड़ता है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव पूछे यहाँ पे, यहीं पे पड़ता है लामपोलाई मेड़ता नागौर में है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपोलाई मेड़ता नागौर। राजस्थान की आकृति कैसी है? अभी तो मैंने बनाई है पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें हम तो 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है व अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो यहाँ से लेके ये लगती है पाकिस्तान के साथ लगती है हमारे राजस्थान की, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। व अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा जो राज्यों के साथ में लगती है, भारत के राज्यों के साथ में लगती है, ठीक है, वो है 4850 किलोमीटर। ठीक है, अभी ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कि राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है, जिसे क्वेश्चन बनता है राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर है। राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा है? बोरकुंडा बांसवाड़ा है। पूर्वी गांव कौन सा है? सिलावट राजाखेड़ा धौलपुर है। राजस्थान का पश्चिमी गांव कौन सा है? सम जैसलमेर है। ये रियल है कि अगर इस बुक को कोई 10 से नहीं 1 बार या 2 बार में पढ़ने से तो याद नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कम से कम आपको 10 से 15 बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। और एक बार पढ़ने के बाद में मेन चीज़ होती है रिवीजन, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी ये क्लियर हो सकते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा। आपने अभी पढ़ा, ये क्लास ली, क्लास लेने के बाद में आप इस क्लास को 5 मिनट दीजिए एक टॉपिक को। पहले आप 10 मिनट देंगे, फिर 7 मिनट देंगे, फिर 5 मिनट, ऐसे करके कम टाइम लगने लगेगा धीरे धीरे आपको। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। आगे आता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये रेखा है, जो ये रेखा है अभी, सॉरी, जो ये वाली रेखा है, अरे यार, नहीं, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ऊपर तक है ये, इसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, किसके द्वारा खींची गई? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। भारत व पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और सर सिरिल रेडक्लिफ ने मानचित्र पर यह रेखा खींची थी। पता ही नहीं था कि कौन सा गांव बीच में से कट रहा है, कौन सी जनता किधर जा रही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक विदेशी को क्या पता होगा कि कौन सी रेखा कहाँ पर क्या खींचे, लेकिन उसने तो कर दिया। तब भैया इतना हंगामा हुआ, मारपीट, कत्लेआम, खून की नदियां बहा दी गई थी उस समय, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन सर सिरिल रेडक्लिफ को तो काम दिया गया था, आप खींचो, इसने कर दिया। तो विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। ये देखो, इसके द्वारा किया गया है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। यह एक अध्यारोपित सीमा
बिना सहमति के थोपना, क्योंकि इस रेखा पे कोई सहमति नहीं हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में बोल दिया गया, ये देखो ये आपके विषय में रेखा है, क्या मतलब हुआ, लेकिन माननी पड़ी वही सबको। यह एक अध्यारोपित रेखा थी, बिना सहमति के, कोई सहमत नहीं था, क्योंकि आधे हिंदुस्तानी इधर थे, आधे भारतीय इधर थे, एक दूसरे मरे जा रहे थे लोग, परिवार के परिवार बिछड़ गए। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो ये 1070 किलोमीटर है भारत और पाकिस्तान में, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये जो है वो हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर सागर बाड़मेर तक बाड़मेर के बीच में है। ये जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर के बीच में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है उसके ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी की न्यूनतम सीमा है, जो न्यू जिला है, अभी बनाया गया है। उसके बाद में जैसलमेर, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है। उसके बाद है बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान के दो जिलों जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाते हैं और अन्य राजस्थान के राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं, वो है गंगानगर और बाड़मेर। कौन कौन से हैं? गंगानगर व बाड़मेर। तो ये रहे गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3 हैं। कौन कौन से आते हैं? बीकानेर है, फलोदी है और जैसलमेर है। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, कि राजस्थान के साथ भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है? पंजाब 89 किलोमीटर है, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ में 870 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। फिर गुजरात है 1022 किलोमीटर। ये रहे, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है और ये पंजाब है। पड़ोसी राज्यों पर राजस्थान के जिले, कि जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों के साथ में राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? तो पंजाब के साथ में हनुमानगढ़ और गंगानगर की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर है? 89 किलोमीटर, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ में चूरू आता है, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिंजारा, अलवर और डींग। खेरथल, तिंजारा, कोटपुतली, बहरोड और डींग ये न्यू जिले हैं। पहले अलवर, सीकर, झुंझुनू और चूरू की लगती थी, लेकिन अब 2 जिले न्यू ऐड हुए हैं, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिंजारा। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ में भरतपुर और धौलपुर की सीमा लगती है, यूपी के साथ में। उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में लगती है करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन कौन से हैं? करौली है, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा।
जिनकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। वहीं गुजरात के साथ में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर। पंजाब के साथ में 2 जिले हैं। गंगानगर की सर्वाधिक सीमा लगती है, हनुमानगढ़ की न्यूनतम, बिल्कुल थोड़ी सी। हरियाणा के साथ में 8 जिलों की सीमा लगती है, हनुमानगढ़ की सर्वाधिक लगती है। हनुमानगढ़ जिला है जो वो गंगानगर से अधिक सटा हुआ है, इसलिए सर्वाधिक सीमा लगती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरतल, तिंजारा और डींग। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिलों की सीमा लगती है, डींग, भरतपुर, धौलपुर। थोड़ी सी सीमा लगती है डींग की, इसलिए मैपिंग में नहीं दिखाया गया है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके साथ में राजस्थान के सर्वाधिक जिले सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है 520 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है? झालावाड़ की 520 किलोमीटर। उसके बाद में भीलवाड़ा की सबसे कम, केवल 16 किलोमीटर। उसके बाद चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की है 520 किलोमीटर। उसके बाद भीलवाड़ा जिसकी सबसे कम लगती है, और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उसके बाद आता है गुजरात कि गुजरात के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती है? 6। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की सर्वाधिक है। गुजरात के साथ में उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है, और सबसे कम बाड़मेर की, ओनली 14 किलोमीटर। वही सिरोही, जालोर। तो गुजरात के साथ में 6 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? उदयपुर की, और सबसे कम बाड़मेर की, ओनली 14 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है झालावाड़। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर, ओनली 14 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ में सबसे कम सीमा व सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़, 520 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा बनाने वाला बाड़मेर, ओनली 14 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं वो कितने हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर बनने वाले जिले हैं 25। जो अभी मैंने आपको टोटल जिले बताए हैं उनकी संख्या है 25। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा वो थे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय, क्योंकि इन 25 में 2 जिले ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय बनाते थे, जैसे गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 23। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले: जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़। 7 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़ के साथ में। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कि राजस्थान राज्य के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल पाटकरी। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। और वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। अरब सागर में स्थित है, क्योंकि राजस्थान जो है वो अरब सागर के सबसे निकट है। तो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह, ये कहाँ पे है? अरब सागर में है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट।
अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये देखो, ठीक है। अगर वर्ग मील में पूछे 1,32,140 वर्ग मील। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% या 1/10 भाग, मतलब 10 का 1 भाग, तो 1/10। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद में ये पहले स्थान पे आया है, उससे पहले दूसरे स्थान पे था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है, वो भी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनने के बाद। उसके पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। राजस्थान के क्षेत्रफल को लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश, मतलब जो राजस्थान के बराबर क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं? कांगो रिपब्लिक। कौन सा है? कांगो रिपब्लिक। कितना क्षेत्रफल है इसका? 3.42 लाख। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश हैं, जिसमें कांगो रिपब्लिक है 3,42,000, 3.42। पोलैंड का 3.12 लाख, मतलब 3,12,000 किलोमीटर में है। फिनलैंड का, जर्मनी और नॉर्वे, ये वो देश हैं जिनका राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल है। मतलब जितना स्थान राजस्थान घेरता है, लगभग सेम उतना स्थान ये देश भी घेरते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले, ये राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा जमीन घेरते हैं, क्षेत्रफल घेरते हैं? तो सबसे बड़ा जैसलमेर ही है, 38,401 वर्ग किलोमीटर स्थान घेरता है। उसके बाद बीकानेर आता है, उसके बाद में बाड़मेर, लेकिन बाड़मेर का जो है वो अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। उसके बाद में देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले खेरतल, तिंजारा और डींग, इनका भी अभी तक प्रमाणिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। अनुमान के आधार पर बताया जाता है कि ये राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।